मैं मोहित कुमार, आप देख रहे हैं हिसार न्यूज़ 24। आज हमारे स्टूडियो में हमारे गेस्ट हैं श्री महावीर प्रसाद जी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अलग-अलग जो है मैं कहूँ तो प्रभार सँभाले हैं, जिनमें डिस्ट्रिक्ट प्रेज़िडेंट वो रहे हैं फ़तेहाबाद में और स्टेट सेक्रेटरी रहे हैं बीजेपी के। उसके बाद कार्य समिति के भी वो प्रेज़िडेंट रहे हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी भी रहे हैं और करंटली जो लोकसभा के इलेक्शन चल रहे हैं हरियाणा में, उसमें डेटा इंचार्ज हैं प्रदेश के। नाम है श्री महावीर प्रसाद जी। और थोड़ा और बता देता हूँ, इनके पिताजी रतिया से एमएलए रहे हैं चौधरी पीरचंद जी। और बरवाला जिस समय रिज़र्व एससी रिज़र्व्ड रहती थी सीट, उस समय वहाँ के विधानसभा से भी वो मेंबर रहे हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली रहे हैं। और इनके पिताजी ने कुमारी शैलजा के ताऊ जी को भी हराया है चुनाव में। बहुत लंबा जो है राजनीतिक कार्य जो है इनका कार्यकाल रहा है। बात कर लेते हैं थोड़े आजकल जो चुनाव चल रहे हैं, लोकसभा के इलेक्शन चल रहे हैं और जो विपक्षी पार्टियाँ हैं, वो आपस में किस तरह की विचारधारा रख रही हैं, कई मुद्दों पर बातचीत करते हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपका और आपके सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। आज बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। जी, शुक्रिया। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ, अभी जो इलेक्शन चल रहे हैं 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। ये बड़ी कॉमन बातें हैं, सभी को पता है। हिसार से रणजीत जी लड़ रहे हैं, सिरसा से तंवर साहब लड़ रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। मैं थोड़े-से दूसरी बातें करना चाहता हूँ, जो अमूमन जो सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता नहीं होती। अभी हाल ही में कैलाशो सैनी जी हैं, जो कुरुक्षेत्र से सांसद रही हैं। उन्होंने इनेलो से वो सांसद रही थी, देन वो कांग्रेस में आई, फिर वो बीजेपी में आई, अब फिर बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में चली गई। और जब वो गई तो मीडिया के साथियों ने उनसे पूछा कि वजह क्या है? तो उन्होंने एक बात कही कि बीजेपी के अंदर जो है संविधान को फ़ॉलो नहीं किया जा रहा, ये पार्टी संविधान को ख़त्म करना चाहती है और दलितों की और पिछड़ों की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। इस तरह की स्टेटमेंट देते हुए उन्होंने पार्टी को अलविदा कहा। आप किस तरह से देखते हैं, जब कांग्रेस में जाने वाले या कांग्रेस के अंदर जो अभी ऑलरेडी हैं, वो लोग इस तरह की बातें करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को ख़त्म कर देगी। एक हमारा लोकतंत्र के अंदर संविधान बना हुआ है, बाबा राव भीमराव अम्बेडकर जी ने इस संविधान को बनाया था। किस तरह से देखते हैं आप इन चीज़ों को, जब नेता इस तरह की बातें करते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि संविधान, जो लोग तो कहते हैं कि संविधान तोड़ देगी बीजेपी, मेरा सीधा-सा प्रश्न उनको एक ही है, क्या वो संविधान को पढ़ चुके हैं? जिसने संविधान को पढ़ा नहीं, संविधान के बारे में ज्ञान नहीं, पार्टियाँ छोड़ते वक़्त एलिगेशन लगाना कुछ और बात है। निजी स्वार्थों की वजह से हर आदमी अपने राजनीतिक भविष्य को आगे जिस तरह से देखता है या जो उनको ऑफ़र्स मिलते हैं उसको कंसीडर करके जब जाता है, तो बहाना कुछ भी बनाए, लेकिन संविधान तोड़ने की बात करें तो मैं पूछना चाहता हूँ, कभी उन्होंने संविधान को पढ़ा है? क्योंकि संविधान तोड़ने की बात होती तो 1976 में मिसेस गांधी जी ने एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन नाम का अमेंडमेंट लेकर आए थे, 42nd अमेंडमेंट। क्योंकि मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ और लॉ ग्रेजुएट होने के साथ साथ मेरा इंटरेस्ट रहा है राजनीति के साथ भी, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को मैं अच्छी तरह समझता हूँ, देखता। उनको जब स्टडी करते थे तो उसके अंदर ये मामला जो है बहुत उछला था कि मिसेस गांधी उस टाइम सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम से वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म की तरफ जाना चाह रही थी, तब उन्होंने मिनी कॉन्स्टिट्यूशन को इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन जब इसको चैलेंज किया गया तो एक लाइन आई थी, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अल्टर्ड। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान में लिख के गए थे, जिसकी चर्चा माननीय नरेंद्र मोदी जी सब जगह कह रहे हैं कि बाबा साहब ने ये ऐसा लिख दिया संविधान कि वो खुद भी चाहते तो भी नहीं तोड़ सकते थे। मतलब जो प्रस्तावना है, प्रिएम्बल है, वो अल्टर नहीं की जा सकती, उसके साथ कोई बदलाव या अमेंडमेंट छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। हो ही नहीं सकता। जो ये कहते हैं संविधान तोड़ देंगे, मैं कहता हूँ खुला चैलेंज है मेरा। हुँ, वो संविधान तोड़ने की वो कोई क्लॉज तो बताएं, कैसे तोड़ देंगे? प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अल्टर्ड। हुँ, अमेंडमेंट तो बहुत दूर की बात है। हुँ, बात तो ये कहते हैं तोड़ देंगे, तोड़ना तो बहुत ही दूर की बात है। हुँ। उसको प्रियम्बल की कॉन्स्टिट्यूशन जो है, प्रियम्बल को आप छेड़छाड़ ही नहीं कर छेड़छाड़ सकते। ही नहीं कर सकते। तो इसलिए ये सिर्फ अनुसूचित जाति और बैकवर्ड क्लासेस के लोग सीधे साधे हैं। बहुत लंबे अरसे तक कांग्रेस का राज रहा और उस कांग्रेस के राज में गरीबों को गरीब ही रखा गया। नारा जरूर बढ़िया बढ़िया दिया गया कि गरीबी हटा देंगे, बैंकों का राष्ट्रीयकरण होगा, बैंकों का मालिक बना देंगे, लेकिन हुआ क्या? गरीब आदमी तरस तरस के मर जाता था। आज देखिए, गेहूं के ढेर जब पड़े होते थे कांग्रेस राज में,
पड़े पड़े गल जाया करते, सड़ जाया करते थे, जला दिए जाया करते, लेकिन गरीब के मुंह में एक दाना नहीं दिया जाता था। और अगर परमात्मा ना करे ऐसा कोई महामारी कांग्रेस के राज में आई होती, जैसे कोरोना का काल हमने देखा है, तो हिंदुस्तान के अंदर शायद कोरोना से इतने लोग न मरते, अगर कांग्रेस राज रहता तो भुखमरी से इतने लोग मर जाते कि उठाने के और उनको दफन करने के लिए लकड़ियां नहीं मिलती। इसलिए मित्रों, मैं तो आप लोगों के माध्यम से सिर्फ इतना ही कहूँगा कि नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री थे जिनने गरीब के मुंह का ख्याल रखा, उसके पेट का ख्याल रखा, उसके सर के ऊपर छत होनी चाहिए, इस तरह की नीतियां बनाई। कांग्रेस के राज में क्या मिलता था? अनुसूचित जाति के आदमी को 5,000 रुपए की ग्रांट मिलती थी। 5,000 की ग्रांट में वो क्या कर लेता? आज मकान बनाने के लिए 2,75,000 रुपया दिया जाता है। हर घर के अंदर शौचालय है। इतने लंबे समय तक कांग्रेस का राज रहा, हमारे गांव की बहन बेटियां शौचालय के लिए तरसती थी। शौच की कोई अवस्था हो जाती तो रात की इंतजार करनी पड़ती थी, और जो अभद्रता उनके साथ होती थी, खासकर गरीब परिवारों के साथ, वो सब लोगों को याद होनी चाहिए। और मैं याद भी दिलाना चाहता हूँ, कारण एक और था, क्योंकि गरीब की बहू बेटी की तो कोई इज्जत नहीं थी। इज्जत ही नहीं। बिल्कुल, मैं दोबारा आता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन पर। जैसा कि आपने बताया कि ये लोग बोल देते हैं कुछ भी, किसी ने संविधान पढ़ा भी है, मैं भी ये चीज़ महसूस करता हूँ कि लोग, ख़ास तौर पर पॉलिटिशियन लोग, विपक्षी पार्टियों के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ भी बोल देते हैं। क्या उन्होंने अनुच्छेद पढ़े? क्या सूची, कितनी सूची है? क्या उन्होंने उसको समझा है, पूरे संविधान को? लेकिन जहाँ भी हम देखते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हो, नेता खूब संविधान को लेकर के जो है ना बातचीत करते हैं कि संविधान में ये होना चाहिए, आर्टिकल ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, अमेंडमेंट होना चाहिए। तो लोग डीपली स्टडी बिना किए और संविधान के बारे में जो है बातें बोल देते हैं, ये उल-जलूल बातें। तो आप किस तरह से देखते हैं, क्या अभी भी हमारे देश के अंदर इतने जो है लोग एजुकेटेड नहीं हैं? क्या वो संविधान को पढ़ना तक नहीं चाहते, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया के ऊपर लाइव आकर के उसके बारे में बोल देते हैं? इस चीज़ को लेकर के क्या कहना चाहोगे दर्शकों को? मात्र कोई भी चीज़ कह देना और उससे अपने आप को ज़्यादा बड़ा बनाना, दिखाना, ये एक शौक सा बन गया है। ज्ञान किसको कितना है? मैं तो दावे से कह सकता हूँ, जो कांग्रेसी बने फिरते हैं, जो सबसे पुराने कांग्रेसी हैं, उनसे यूँ पूछ लो कांग्रेस की विचारधारा क्या थी, गांधीइज्म क्या था? वो गांधीइज्म को नहीं जानते, कॉन्स्टिट्यूशन को क्या जानेंगे? गांधीइज्म ने क्या क्या लिखा गया, कैसे कैसे उसका चलना चाहिए था, क्या गांधीवाद पर आज कांग्रेस चल रही है? मैं तो कहता हूँ इन लोगों को यही पहले सीखना चाहिए कि गांधीवाद था क्या। आज जो गांधी जी कहते थे, जो गांधी जी की विचारधारा थी, जो गांधी जी ने अपने नियम दिए थे और जिनके ऊपर देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी गई थी, आज उन सभी चीज़ों को छोड़ के दूर खड़े हो गए। शायद जब इसका गठन हुआ था 1885 में, ए.ओ. हयूम द्वारा जब ये गठन किया गया था, और आज करंट में उसके बाद गांधी जी भी आए, उसके बाद तमाम जो है पंडित नेहरू जी भी प्रधानमंत्री बने, लेकिन आज जो कांग्रेस के अंदर लीडर हैं, शायद वो उस समय की विचारधारा से कहीं न कहीं भटक गए हैं आज के कांग्रेसी। और अभी नायब सैनी जी आज नारनौंद में कह भी रहे थे कि जब स्वर्गीय राजीव गांधी जी कहा करते थे कि ₹1 सेंटर से जारी होता है, तो यहाँ नारनौंद में पहुँचते-पहुँचते वो 15 पैसे रह जाता है, तो कहाँ 85 पैसा जाता है किसी को नहीं पता। आज ये बातें कह रहे थे। तो ये जो सिस्टम है, इन चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? क्या इस चीज़ों पे कभी लगाम लगेगी? और अब दोबारा से जब ये लोकसभा इलेक्शन हो रहे हैं 2024 में, और प्रधानमंत्री जी 400 पार का नारा भी दे चुके हैं, तो क्या ये चीज़ों में फ़र्क आया है तब से लेके अब तक? क्या ₹1 वहाँ पर निकलता है कहीं स्टेट के लिए, तो क्या पूरा एक पहुँच रहा है? आप किस तरह से देखते हैं इन चीज़ों को? सारी दुनिया जानती है, ये माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि बिना अकाउंट में पैसा डाले भी बैंकों में खाता खुलेगा। तो सबसे ज़्यादा कांग्रेस के लोगों ने शोर मचाया था कि बिना पैसे का खाता खोलने का मतलब क्या? वो समझ रखते ही नहीं, किसी चीज़ की गहराई में जाके देखना ही पसंद नहीं करते। और आज जब हर आदमी के खाते में वो जो राशि मिलती है, उसको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो सेंटर पैसा देती है ग्रांट के रूप में, जब सीधा उसके बैंक में आता है तो इनको तकलीफ होती है। आज इनको लगता है कि ये सब चीज़ें क्यों नहीं जान पाए। कारण क्या है कि किसी काम को करना सीखना ही नहीं सीखा, ये केवल बातें बातें करते हैं। और गरीब की बात और खासकर दलितों के बारे में बात करते हैं। बाबा साहब का नाम आज सब लोग बोलते हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव जी के बारे में बहुत बोलते हैं। बाबा साहब के साथ सबसे बड़ा अन्याय अगर किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। बाबा साहब को पहला चुनाव हराने का काम किया था, तो नेहरू जी ने उनके कांग्रेस का उम्मीदवार उनके सामने खड़ा करके खुद नेहरू जी उसके खिलाफ, बाबा साहब के खिलाफ चुनाव हराने के लिए गए थे। बाबा साहब जब हार गए तो उनको
लोकसभा में भेजने का काम भी जो किया था, वो वेस्ट बंगाल से आए थे। उस वेस्ट बंगाल में उस वक्त कांग्रेस की सरकार नहीं थी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जो कि सेंटर के अंदर पहली वजारत के अंदर मंत्री थे, उन्होंने अपनी वो पार्टी छोड़ दी थी, अपना मंत्री पद छोड़ दिया था। उन्होंने वेस्ट बंगाल के नेताओं से एक आग्रह किया था कि इस गरीब और पिछड़े समाज का अगर कोई आवाज़ उठा सकता है और उतना कोई समझदार है तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं। उनको किसी भी तरह से लोकसभा में भेजा जाए ताकि आने वाले समय में वो ऐसी नीतियां बना सकें कि आने इस बहुत बड़े तबके का, जो हिंदुस्तान की आबादी का 33% के करीब जाके लगभग बैठता है, कहने को तो ये रिजर्वेशन तो 20% दे रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ा हिस्सा है जिसको अभी तक अछूता रखा गया है, छुआ ही नहीं गया। उसके अंदर अगर सारी आबादी लगाए तो बहुत ज़्यादा बनती है, लेकिन 20% का आरक्षण भी बाबा साहब तब दे पाए जब उस कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के चेयरमैन बने। जी, मैं एक सवाल और मेरे ज़हन में आ रहा है, आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं कि आज अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का नाम लेकर के ज़्यादातर हम देखते हैं नीली क्रांति का जो झंडा फहरा रहे हैं, चाहे वो चंद्रशेखर आज़ाद हों, चाहे यहाँ पर प्रदीप भानखड़ हों। मैंने ये महसूस किया है और हम देखते भी हैं सोशल मीडिया में कि बहुजन समाज पार्टी वाले या फिर जिन्होंने अपने-अपने जो भीमराव अम्बेडकर के नाम से जो अपने दल बना रखे हैं, वो ज़्यादा प्रचार कर रहे हैं। क्या वो पूरी तरह से बाबा साहब के दिए हुए संविधान और उन चीज़ों पे चल भी रहे हैं या केवल नाम का प्रयोग करके सिर्फ़ वोट बैंक के लिए वो लोग कर रहे हैं? देखिए, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं आपको एक चीज़ याद दिलाना चाहता हूँ कि आज कहने के लिए तो कोई कुछ भी कहे। बहन मायावती जी को अगर उत्तर प्रदेश जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, उसका मुख्यमंत्री बनाया तो किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी की ही उनके साथ जब उनके साथ समझौता हुआ, समझौते के अनुसार उनको पहला मुख्यमंत्री पद उनको ग्रहण कराया गया था। और मायावती जी अगर सही ढंग से चलती तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो गरीब तबके के लोगों को और खासकर बाबा साहब को तो बहुत सम्मान देती है। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि बाबा साहब जिस जगह पे पैदा हुए थे, वो एक आर्मी की कैंटोनमेंट थी महू में। वो आर्मी की कैंटीन के अंदर कैंटोनमेंट के अंदर कोई जगह प्राइवेट ले ही नहीं सकता, क्योंकि आर्मी की कैंटोनमेंट थी। लेकिन उस समय बाबा साहब का जो वो जन्म स्थल है, अगर महू जाने का कभी मौका मिले, मुझे तो सौभाग्य प्राप्त हुआ, मैं जाके आया हूँ, मैंने नतमस्तक होकर मैं वहाँ आया हूँ। बाबा साहब का जो जन्म स्थल है उसमें बहुत भव्य एक स्मारक बना गया है। इसी तरह से जहाँ बाबा साहब ने अंतिम सांस ली, 26 अलीपुर रोड, हिसार के जिंदल इंडस्ट्रीज उसकी मालिक थी, लेकिन इनको भी शायद नहीं पता था, उससे पहले किसी जागीरदार की संपत्ति थी, इन्होंने उनसे खरीदा। बाबा साहब के जो अंतिम सांस जहाँ पे ली 26 अलीपुर रोड, उस 26 अलीपुर रोड को भी भारतीय जनता पार्टी की जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई थी तब उसको खरीदा गया था। और आज उसके ऊपर ऐसा स्मारक बना है, अगर आप जाकर देखें तो दंग रह जाएंगे। शायद हिंदुस्तान में क्या दुनिया में किसी भी ऐसे महानुभाव का ऐसा स्मारक नहीं बना होगा। बाबा साहब के जीवन से जुड़ी हर चीज़ उसमें दर्शाई गई है। मैं तो कहता हूँ सब लोगों को एक बार देखना चाहिए। एक नो डाउट बाबा साहब का भारत देश के विकास में अतुलनीय योगदान था। उनके दिखाए मार्ग पर जो भी एक्चुअल में आज चल रहा है, वो कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ता जा रहा है। बाबा साहब ने बहुत कुछ दिया है और हाईली एजुकेटेड पर्सन इन द कंट्री रहे हैं बाबा साहब। इसीलिए कोलंबिया की यूनिवर्सिटी में उनकी आज भी जो है उनकी मूर्ति बनाई हुई है और वहाँ पर उनकी लाइब्रेरी में फ़ोटो लगाई हुई है। नो डाउट बाबा साहब ने बहुत कुछ देश को दिया है। एक बार करंटली जो अभी चुनाव चल रहे हैं सर, एंड में वीडियो में क्या कहना चाहोगे? कहाँ पर आपको किस तरह से जो है, क्योंकि आप राजनीतिक परिवार से आते हैं, क्या लग रहा है इस बार? आप थोड़ा-सा आकलन अगर एनालिसिस करना चाहें हमारे चैनल के माध्यम से, उसके बाद इस वीडियो को एंड करेंगे। देखिए, आज के इस चुनाव को अगर देखें तो ये चुनाव सिंपल चुनाव नहीं है। ये देश की गति और दशा को निश्चित करने वाला चुनाव है। देश को कहाँ लेके जाना चाहती है, कौन सी पार्टी ने आज तक क्या किया और भारतीय जनता पार्टी क्या करे, तुलनात्मक दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो आप महसूस करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र स्तर पर हम लोग बहुत मजबूत हुए हैं। सैन्य शक्ति के रूप में हम बहुत मजबूत हुए हैं, आर्थिक शक्ति के रूप में हम मजबूत हुए हैं, और सबसे बड़ी बात सम्मान की दृष्टि से सारी दुनिया के अंदर भारतवासी का सर बहुत सम्मान से ऊंचा हो रहा है। कारण सिर्फ एक ही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब रही, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई तो उन्होंने पोखरण का सबसे पहले विस्फोट किया। दुनिया खिलाफ हो गई थी, अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए थे, आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे, लेकिन हिंदुस्तान के लोगों की शक्ति को उस समय भी
देश के प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने विश्वास किया था और आह्वान किया था कि जो भारतीय जहाँ बैठा वो हमें अपना सहयोग दे। हम वर्ल्ड बैंक के सामने और अमेरिका के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहते। हिंदुस्तान को इतना पैसा मिला था, आज तक दुनिया के लोग दंग हैं। और इसी तरह से आज एक दौर ऐसा गुजरा था जो अमेरिका कहा करता था कि मोदी जी को हम वीज़ा नहीं देंगे। आज अमेरिका का प्रेसिडेंट कोई हो, जब मोदी जी का पता लगता है कि आ रहे हैं तो सारे परिवार के साथ वहाँ उनका स्वागत करने के लिए रेड कारपेट बिछाते हैं, उनको पलकों पर बैठाते हैं। स्लोगन भी वहाँ शायद लिखा जाता था कि वहाँ के अमेरिका के होटलों में कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। उस समय की बात है, पुराने समय में बुरी बातें बहुत मतलब बहुत हो चुकी इंडिया हैं, के प्रति तौहीन रखी जाती थी। बहुत बुरी बातें हुई हैं। उन बातों का चर्चा ना कर, केवल मैं इतना ही कहता हूँ, पास्ट इज गॉन, फ्यूचर इज ग्लोरियस एंड वी शुड थिंक अबाउट द ग्लोरी ऑफ इंडिया। आने वाला समय हमारा अच्छा है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हिंदुस्तान को दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति बनाना चाहते हैं। तो आज मैं आप खुले रूप से कहता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी और खासकर चौधरी रणजीत सिंह जी यहाँ से जीतेंगे तो समझ लीजिएगा कि आर्थिक शक्ति बढ़ाने वाले में हिसार के लोगों का और हिसार के वोटरों का भी बहुत बड़ा योगदान होगा। और विशेषकर मैं एक चौधरी रणजीत सिंह जी के बारे में कहना चाहूँगा, बहुत से लोगों के मन में भ्रांति होगी कि चौधरी रणजीत सिंह को ही चुनाव के लिए क्यों चुना गया। देखिए, ये इंडिपेंडेंट जीत के आए, इंडिपेंडेंट जीत के आए रानिया से। पार्टियां तो बहुत थी, कांग्रेस भी थी, बीजेपी भी थी। हाँ, बिल्कुल। लोग सारी ये सवाल पूछते हैं कि रणजीत जी तो वहां से निर्दलीय रानिया से बने थे, हिसार के लोकल बंदे को क्यों नहीं लोकसभा टिकट दिया? मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूँ कि बहुत सी चर्चाएं सुनने को मिलती हैं, तो मैं आपके माध्यम से सब लोगों को बताना चाहता हूँ। माननीय देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान में हीरों को चुन चुन कर अपनी कैबिनेट के अंदर जगह दे रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि एफिशिएंट लोग सरकार में शामिल हों और सरकार में शामिल होकर वह देश की तरक्की में एक अहम भूमिका निभाएं। माननीय चौधरी रणजीत सिंह जी ने एक बहुत बड़ा काम करके दिखाया है। जो हरियाणा विद्युत निगम थी हमेशा घाटे में रही, लेकिन इंडिपेंडेंट जीतने के बाद जब इन्होंने समर्थन दिया, बिना शर्त के समर्थन दिया, बिना शर्त समर्थन देने वाले पहले व्यक्ति थे। इसलिए उस वक्त जब ये इनको मंत्री पद दिया गया तो एक चैलेंजिंग जॉब दी गई थी उनको। बिजली मंत्रालय और जेल दोनों ही बहुत ही चैलेंजिंग जॉब्स हैं। तो बिजली मंत्रालय के अंदर इन्होंने ऐसा काम कर दिया कि आने वाले कोई भी बिजली मंत्री होगा उसको 24 घंटे काम करना पड़ेगा, और इतना बड़ा घाटा खत्म करके इसको प्रॉफिट में लेके आए। और न केवल प्रॉफिट में लेके आए, हर आदमी की बात को हर 5 तारीख को हिसार में आके सुनते थे। ऐसा कोई मंत्री दूसरा जल्दी से हमने आज तक किसी पार्टी में देखा नहीं। निष्पक्ष रूप से बात सुनते थे और उसी टाइम उसकी का समाधान करने के लिए अधिकारियों को निर्देश देते थे। ये तो हमने भी देखा। और इसके साथ साथ बाकायदा हिदायतें दी जाया करती थी कि अगर नहीं हो तो अगली बार 5 तारीख को मैं फिर आऊंगा, मेरे सामने आ जाना, मैं तुम्हारे सामने यही पूछूंगा कारण क्या है। तो इसलिए एक तो उनकी कार्य पद्धति, जनता के साथ सीधा संवाद, जनता के बीच में रहने की एक स्वभाव, सरकार किसी की भी रही हो, सरकार में थे तो आते थे, नहीं थे तो आते थे, सरकार में बनने के बाद आए, और इसीलिए लोगों के दिल में इनके लिए एक विशेष आकर्षण और एक विशेष सम्मान की है। और इसके साथ साथ मैं आपको एक और बता दूं कि जेल जो है, जेलों का प्रशासन भी आज देखिए, पंजाब के बारे में कितना कुछ सुनने को मिलता है, हरियाणा की जेलों के बारे में सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट्स की ऐसी ऐसी टिप्पणियां आई हैं कि अगर जेल का एडमिनिस्ट्रेशन किसी को सीखना है तो जेल का एडमिनिस्ट्रेशन हरियाणा एक एग्जाम्पल के रूप में उन्होंने डेवलप करके दिखाया है। ये श्रेय भी माननीय चौधरी रणजीत सिंह को जाता है। बड़ी बात है। और नो डाउट जो उनका ओरा है रणजीत जी का, स्वर्गीय देवीलाल जी के वो बेटे हैं, और बेदाग छवि उनकी रही है, काफ़ी एजुकेटेड भी हैं और बहुत सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। और आज उन्होंने नारनौद की रैली में कहा भी है कि मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर आप मुझे बना देते हैं तो मैं हर सोमवार को हिसार में आपसे मिलूंगा और जनता दरबार लगाया करूंगा। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर हमने डिस्कशन करी श्री महावीर प्रसाद जी से। जी, कंपैरिजन में जो उम्मीदवार हैं जी, आप उनकी छवि देख लीजिए, आप उनकी छवि देखिए ना। चुनाव के अंदर जो है, चुनाव के अंदर सबसे जरूरी होता है दो लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं उनमें अच्छा कौन। मुझे कहने की जरूरत नहीं है, अभी जयप्रकाश जी ने पीछे एक जगह कहा मैं फिर दोबारा एक फौज बनाऊंगा। कौन सी फौज बनाएंगे? पहले आपने ग्रीन ब्रिगेड बनाई थी, अब कौन सी बनाएंगे? ये बात तो वो और फिर एक और है, हरियाणा के अंदर माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने
ये पर्ची का और खर्चे का चलन बंद कर दिया था। टैचियों वालों के बच्चे लगते थे, नकलें चला करती थी। आज सारा सिस्टम खत्म करके उन्होंने मेरिट के ऊपर आधार पर नौकरियां दी। आज हरियाणा के अंदर किसी स्कूल के अंदर नकल के लिए कोई दीवारों पर चढ़कर पर्चियां फेंकते नजर नहीं आता। बहुत बड़ा श्रेय जाता है इस सारे सिस्टम को। तो स्वयं आज रणजीत जी ने भी नारनौंद में बोला है कि जब उनके पिताजी 87 में मुख्यमंत्री थे, उस समय जो है जेपी साहब की उस ग्रीन ब्रिगेड का जिक्र भी आज रणजीत चौटाला जी कर रहे थे। तो डिसाइड आपने करना है, जनता जनार्दन ने वोट डालना है। इस लोकतंत्र के पर्व में अपनी भूमिका, अपनी आहुति जरूर डालें और 25 मई को जो वोटिंग होनी है, जो मतदान होना है, अपना जरूर करें, क्योंकि ये आपका अधिकार है। हमने सवाल पूछे और उन सभी सवालों का बेबाकी से श्री महावीर प्रसाद जी ने जवाब दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और ये पूरी डिस्कशन, ये इंटरव्यू सेशन आपको पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना, और इस तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर लेना। मैं मोहित कुमार लेता हूँ इजाजत। देखते रहिए हिसार न्यूज़ 24। थैंक यू।